खोल लेते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं एसपीएस सिक्योरिटीज के शरद अवस्थी, एंजल ब्रोकिंग के शार्दुल कुलकर्णी और मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एक्सपर्ट भाविन देसाई। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। शुरुआत शरद आपसे करना चाहूंगा। पिछले हफ्ते ऑयल एंड गैस सेक्टर में नेचुरल गैस के दाम बढ़ाने की जो सरकार की घोषणा थी, उसके बाद शुक्रवार को हमने भारी भरकम तेजी देखी, लेकिन कल फिर से यहाँ पर पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से जो घोषणाएं आ रही कि नहीं, जो दाम बढ़ेंगे उनका फायदा सरकारी कंपनियों को नहीं मिलेगा, सरकार को मिलेगा। क्या मूड खराब करने वाला है कि सरकार एक कदम आगे बढ़ाकर फिर से पीछे खींचती हुई दिख रही है और बाजार में फिर से एफआईज की तरफ से बिकवाली के जो आंकड़े आ रहे हैं, क्या लग रहा है, डायरेक्शन क्या दिख रहा है आपको? बाजार क्या और कमजोर हो सकते हैं हम यहाँ से? नहीं, मुझे लगता है आज की जो वीकनेस रहेगी वही मैक्सिमम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कमजोरी नहीं होनी चाहिए बाजारों में, क्योंकि हमने एक स्टीप रनअप भी देखा और इजिप्ट से रिलेटेड अनसर्टेनिटी ग्लोबली हमें हार्म कर रही है, उसकी वजह से तेल के प्राइसेस में भी थोड़ी मूवमेंट है। तो मुझे लगता है क्यूई से रिलेटेड चीज़ें भी पिछले हफ्ते में काफ़ी हद तक परटअप्ड हो गई हैं। अब लोग बहुत ज़्यादा क्यूई से रिलेटेड इशूज़ पे बॉगल्ड नहीं है और डोमेस्टिक लेवल पर भी मुझे लगता है यहाँ से ज़्यादातर चीज़ों में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। जहाँ तक गैस के प्राइसेस का सवाल है, हम पहले भी यही अनुमान लगा रहे थे कि मोस्ट प्रोबेबली पीएसयू कंपनीज को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और इसी वजह से हमने स्टॉक प्राइसेस में कोई बहुत ज़्यादा एब्रेशन भी नहीं देखी। जो इंट्राडे मूवमेंट थी उसके बाद स्टॉक्स पीटर डाउन कर गए थे इसी एक्सपेक्टेशन पे, तो मुझे नहीं लगता इससे बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव असर पड़ेगा। बाकी कोई मेजर डिसीजन तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा कि इलेक्शन के पहले लिया जाए, लेकिन ऑन बैलेंस मुझे लगता है कि एक बार ये इजिप्ट वाले टर्मोइल को एक्सेप्ट करने के बाद, इजिप्ट वाला टर्मोइल भी ऐसा नहीं है कि मोर्सी के अगेंस्ट में अभी चालू हुआ है, पिछले 6 महीने से लगातार वहाँ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मुझे लगता है ये एक नीजक रिएक्शन है सिंगल डे का, कल परसों तक में ग्रेजुअली वापस बाजार में अप ट्रेंड चालू हो जाना चाहिए। शार्दुल, गुड मॉर्निंग। आपको बाजार कैसा लग रहा है और निफ्टी में स्पेसिफिकली आपकी आज की रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग। देखिए, ओवरऑल मुझे अभी भी लगता है दैट मार्केट एक वीक चार्ट स्ट्रक्चर दिखाता है। जहाँ ये जो पुल बैक था 5500, 5550 से लेके सीधे 5900 तक, वो काफ़ी सरप्राइजिंग था, अनुमान से ज़्यादा था। बट ओवरऑल अभी भी मुझे लगता है दैट 5920 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट 5920 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक मैं तेज़ी की सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है वापस एक बार 5500 या 5450 के लेवल्स जुलाई महीने में आ सकते हैं। तो जी हाँ, हम बेरिश थे और अभी भी बेरिश हैं। लेकिन भाविन, वायदा कारोबार के संकेत क्या कर रहे हैं? जिस तरह की पोजीशंस पुट और कॉल में बनी है और निफ्टी फ्यूचर्स में जिस तरह से कल थोड़े से ओपन इंटरेस्ट में 1 लाख शेयर कम हुए, वायदा कारोबार में निफ्टी ट्रेडर्स के लिए आप क्या रणनीति देंगे और कहाँ आपको सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है? शुक्रिया। पिछले एक्सपायरी के बाद वाले जितने भी सेशंस हुए हैं वहाँ पर हमें एक ऑप्टिमिज्म दिखी है, एक तेजी का माहौल दिखा है, काफ़ी सारे लॉन्ग्स क्रिएट हुए हैं निफ्टी फ्यूचर्स में। पिछले सेशन में जबकि हमको थोड़ी सी मूवमेंट ऑन द डाउन साइड दिखी, ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखी, तब जाके कोई रिएक्शन आया नहीं है। तो उस अनुसंधान से तेजी का माहौल बना हुआ है निफ्टी फ्यूचर्स में। पर ये सारा जो मूवमेंट आया है ऑन दी अपसाइड, वो काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी आया है। तो इसीलिए विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड वहाँ पर रणनीति अब ये रहेगी कि 5800 की फुट जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में राइड की गई है। तो अगर 5800 होल्ड करता है इन अगले 1-2 सेशंस में, तब जाकर हमें फिर से तेजी रिज्यूम हो सकती है। अगर नहीं होता तो 5600 का काफ़ी कंसेंसस सा सपोर्ट है जहां तक का हेडरूम बन सकता है, अगर 5800 टूटता है तब। चलिए, 5800 के लेवल पर नजर रखिए वायदा कारोबार के लिहाज से। वो लेवल टूटता है तो फिर नीचे की रिस्क ज़्यादा खुलती हुई दिखती है, लेकिन फिलहाल 5800 का लेवल खतरे में दिख रहा है साफ तौर पर। एसएक्स निफ्टी बता रहा है हम उसी के आसपास करेंगे शुरुआत 1 से 1.25% की कमजोरी के साथ। लेंगे एक ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। प्री ओपनिंग सेशन, रुपए की ओपनिंग और पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक में। भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में, लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक्स पर करते हैं फोकस और लेते हैं राय। शार्दुल, सबसे पहले जेट एयरवेज लगातार बुरी खबरों से जूझता हुआ दिखा है। अब भी स्थिति साफ नहीं हो रही है, इतनी बड़ी बैठकों के बावजूद सरकार में कैबिन बड़े लेवल पर बैठक होती हुई दिख रही है और जेट और इतिहाद की डील, ऐसा लग रहा है कि क्या इसका भविष्य होगा पता नहीं। बताइए चार्ट क्या करें? कल इतनी बुरी खबरों के बावजूद स्टॉक सिर्फ 2% ही गिरा था।
क्या और गिरावट की आशंका है या फिर खरीदने का मौका है, क्या करेंगे आप? देखिए अनिल जी, मैं खरीदारी की तो सलाह नहीं दूंगा क्योंकि एयरलाइंस का बिजनेस है तो डेफिनेटली खरीदारी की सलाह नहीं होगी। बट स्टॉक में अगर किसी का ऑलरेडी पोजीशन है तो नीचे में मैं समझता हूँ दैट 430 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 430 के नीचे डेफिनेटली आई थिंक फर्दर डाउनसाइड मोमेंटम स्टॉक में बिल्ड होगा। तो 430 के नीचे स्टॉक वापस एक बार 390 या 370-75 के आसपास जा सकता है। अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है और होल्ड करना है तो 430 वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेवल। ऊपर में अगर स्टॉक जाता है तो 490 495 इज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। तो ओवरऑल देखते हुए 490 टू 430 की एक रेंज निकल के आ रही है। 430 के नीचे अगर जाता है तो गिरावट काफी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इस बीच में यहाँ पर भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी, प्री ओपनिंग सेशन में मैं आपको बता दूं कि किस तरह के संकेत प्री ओपनिंग सेशन से आ रहे हैं। 14 अंक नीचे शुरुआत हुई है यहाँ पर सेंसेक्स पर, 11 अंक ऊपर शुरुआत होती हुई दिखी है निफ्टी पर। तो काफ़ी शांत शुरुआत के संकेत सेंसेक्स और निफ्टी से इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। तो कोई खास बदलाव नहीं, लेकिन मामूली कमजोरी के साथ यहाँ पर शुरुआत होती हुई दिख रही है। स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, कौन से स्टॉक सेक्शन में दिख रहे हैं। एनटीपीसी 4% के नुकसान के साथ खुलता हुआ दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। केन इंडिया पे 2.5% का नुकसान है। एक्सिस बैंक 2% नीचे। टाटा मोटर्स और रिलायंस इंफ्रा, जेपी एसोसिएट जैसे हाई बीटा स्टॉक थोड़ी कमजोरी के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। इनके अलावा अगर आप देखें मजबूत शेयरों की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में थोड़ी सी मजबूती के साथ शुरुआत होने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन असली संकेत हमें मिलेंगे रुपए की चाल से, जहाँ पर हमने कल फिर से रुपए को कमज़ोर होते हुए देखा था, लेकिन आज शुरुआत जो हुई है अच्छी खासी कमज़ोरी के साथ होती हुई दिख रही है। लगभग 1/4% से ज़्यादा की कमज़ोरी है। बहुत 60 के लेवल के करीब पहुँचने की कोशिश रुपया पहुँच करता हुआ 21 पैसे कमज़ोर है इस वक्त रुपया। 59.87 ये है लेवल रुपए का। तो रुपए में कमज़ोरी का रुख फिर से बनता हुआ दिख रहा है और 59 के लेवल को हमने ब्रीफली तोड़ा था और उसके बाद से वहाँ से फिर से दिक्कतें होती हुई दिख रही हैं। जियोजित कॉमट्रेड के चीफ करेंसी स्ट्रेटेजिस्ट हेमल दोषी हमारे साथ फोन लाइन पर है। दोषी साहब, क्या कह रहे हैं, रुपए के 400 या फिर रुपए का रुझान कैसा दिख रहा है, कितना कमजोर और हो सकता है, क्या रेंज आप आज के लिए देख रहे हैं? आज के लिए रेंज करीबन 59.55 या 59.60 डाउनसाइड में होगी और अपसाइड का साइकोलॉजिकल एक लेवल है 60, वो रहेगा और उसके बाद में 60.20 तक रहेगा। लेकिन जिस तरह से फिर से क्रूड के दाम तेजी से ऊपर आते हुए दिख रहे हैं और ग्लोबली डॉलर थोड़ा मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, क्या आपको लगता है कि 60 का लेवल बहुत लंबे समय तक होल्ड कर पाएंगे या फिर हम फिर से 60 के पार जाकर 61 की रेंज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, कमजोरी बढ़ने की आशंका है? देखिए 60 का लेवल ब्रेक हो सकता है और उसके ऊपर भी जा सकता है, बट 61 अभी इतना जल्दी आते हुए नहीं दिख रहा है। शुक्रिया आपका ये राय देने के लिए। तो 60 के आसपास एक बार रुपए की कमजोरी थम सकती है और नीचे में अगर मजबूत हुआ तो 59.55 59.60 के लेवल तक रुपया आ सकता है, जो कि कल के क्लोजिंग लेवल के आसपास के लेवल्स होंगे। तो ये है राय रुपए पर, लेकिन स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में है, उन पर लेते हैं राय। शरद, सबसे पहले HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, कल ओपन ऑफर का आखिरी दिन। जिन लोगों के पास शेयर्स हैं वो क्या करें, 587 पर मार्केट में बेच दें, टेंडर करें या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है इन लेवल्स पे मार्केट में बेच के निकल जाना चाहिए। इन वैल्यूएशंस पे लॉन्ग टर्म में होल्ड करके मुझे लगता है अगले 2 साल आपको काफ़ी टेपेड अंडर परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए बाजार के अगेंस्ट में, ज़्यादातर FMCG स्टॉक्स में। HUL भी इस वैल्यूएशन पे काफ़ी ओवर वैल्यूड है, फेयर वैल्यू करीब यहाँ से 20 से 25% नीचे होनी चाहिए। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे बाजार में बेच के निकल जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म होल्ड करने की सलाह बिल्कुल नहीं है। भाविन, रैनबैक्सी का काउंटर कल ट्रेड में फोकस में था, 7% के आसपास के अपमूव के साथ बंद हुआ था। ओपन इंटरेस्ट में हमने देखा था 11% के आसपास का एडिशन, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रेश बाइंग होती हुई नजर आई थी इस काउंटर में। इस काउंटर में आपकी रणनीति क्या होगी? क्या आपको लगता है यहाँ पे फर्दर अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं? फार्मा में एक डिवाइड जैसा दिखता है। कुछ शेयरों में कंटिन्यूस लॉन्ग आ रहे हैं, कुछ शेयरों में मंदी का माहौल है। रैनबैक्सी एक ऐसा स्टॉक है जहां पे शॉर्ट्स भारी मात्रा में दिखे थे पिछली एक्सपायरी में। तो उस नज़रिए को देखते हुए कल का मूव जो देखा जाएगा वो उस तरह से देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं बॉटम फिशिंग करने की अटेम्प्ट करी गई है और ये जो लॉन्ग्स हैं वो स्पेकुलेटिव लॉन्ग्स है, उनसे शायद इस प्राइस मूवमेंट जो ऊपर की आई है उससे एक शॉर्ट कवरिंग का माहौल बन सकता है। पर हमारी हमेशा रणनीति यही रही है कि आप अगर ट्रेड पोजिशनली किसी डायरेक्शन में करें तो उन शेयरों में करें जहां पे लॉन्ग्स हो रहे हैं, ना कि जहां से शॉर्ट कवरिंग की आशंका है। तो वी वुड प्रेफर लूपिन ओवर रैनबैक्सी।
शरद, लेकिन एक और स्पेस आज शायद सीमेंट फोकस में रहे, क्योंकि खबरें कि होलसेम अपने इंडियन ऑपरेशंस की रिस्ट्रक्चरिंग करेगा, जिसके अंतर्गत शायद अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का विलय होता हुआ नजर आएगा। काफी समय से एंटिसिपेटेड था, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं। मैं जानना चाहूंगा आज के ट्रेड में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या इन काउंटर्स में एक सब्सटैंशियल अपसाइड नजर आता है आपको? मुझे वैल्यूएशन के हिसाब से तो लार्ज कैप सीमेंट स्पेस में किसी भी स्टॉक में यहाँ से कोई खास अपसाइड नज़र नहीं आता। वैल्यूएशंस लगभग हाईज पे ही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई खासी मूवमेंट होगी। और जहाँ तक ये डील का सवाल है, अगर स्वैप रेशियो कुछ एबनॉर्मल आता है तो किसी एक स्टॉक को फायदा हो सकता है, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो सकती हैं। बट अदरवाइज सिर्फ इस न्यूज़ के बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी कुछ मेजर गेन करती है, क्योंकि एज अ ग्रुप तो ये ऑपरेट कर ही रहे थे। तो मुझे लगता है मार्जिनल रिएक्शन अगर आपको मिलता है तो आधा 1% जैसा, उससे ज्यादा कुछ मेजर मूवमेंट मुझे नहीं लगता इस न्यूज़ के बेसिस पे होगा। रेशियो की बात की जा रही है और मर्ज एंटिटी में जिस तरह की शेयर होल्डिंग पैटर्न बनेगी, क्या अंबुजा लॉन्ग, एसीसी शॉर्ट, इस तरह की कोई रणनीति बन सकती है? मैंने ये डिटेल्स देखी नहीं अनिल जी, तो मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा। वायदा कारोबार में क्या इस तरह की कोई रणनीति होनी चाहिए भाविन? पिछले सेशंस में या पिछली एक्सपायरी में ये रणनीति देखी गई है। अब डिटेल्स आने के बाद ही कुछ स्पेसिफिक बताया जा सकता है, पर ये सौदा देखा गया है ज़रूर, उतना मैं बता सकता हूँ। हल्के हल्के से आपने तेजी का माहौल भी देखा है और मंदी का माहौल एसीसी में देखा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ भी दिखा है। तो ये रणनीति देखी गई है। अब कितनी हद तक वो सही है और स्पेकुलेटिव है वो देखा जाएगा। किस तरह से अंबुजा और एसीसी की शुरुआत होती है, लेकिन जिस तरह से रेशियो की बात की जा रही है, हालांकि ये अभी तक सिर्फ सोर्स बेस्ड खबरें हैं, ऑफिशियली कंपनी की तरफ से ऐलान आना बाकी है। लेकिन अगर यही इसी तरह की स्ट्रक्चरिंग होती है तो फिर ऐसे में साफ तौर पर अंबुजा के लिए वो फायदेमंद होगा, एसीसी के लिए नुकसान वाली बात होगी। लेकिन इस बीच रुपए का नुकसान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 60 के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश, 59.95 के आसपास के लेवल रुपए पर होते हुए दिख रहे हैं। आधा % की कमजोरी अब हो चुकी है। देख लेते हैं एक्सपर्ट्स कहां देख रहे हैं आज ट्रेडिंग के मौके। एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग कॉल्स के साथ हमारे साथ है सोनम। गुड मॉर्निंग सोनम। गुड मॉर्निंग। हमारा सबसे पहला कॉल है जेकेडी व्यू पॉइंट के जेके दोषी का। उन्होंने बिकवाली की सलाह दी है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। उनका मानना है स्टॉक पे जो आली चार्ट्स पे एक फ्लैट पैटर्न बना है उससे कमजोरी बनी रहेगी इस काउंटर में, और आने वाले 2 से 3 दिनों में ये स्टॉक 570 के लेवल्स छू सकता है। तो हमारा दूसरा कॉल है पैनोरमा टेक्निकल्स के अल्पेश फूरिया का। उन्होंने भी एक बिकवाली की ही सलाह दी है एक्सिस बैंक पे। उनका मानना है जो 38% का एक रिट्रेसमेंट मूव था 1550 के लेवल से 200 के लेवल्स तक, वो अब यहाँ पे पूरा होता हुआ यहाँ से गिरावट की उम्मीद। आने वाले 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक 1285 के लक्ष्य छू सकता है। हमारे दूसरे 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं एंजल ब्रोकिंग के शार्दुल कुलकर्णी। गुड मॉर्निंग शार्दुल जी, कहिए आज आपके 2 कॉल्स कौन से रहेंगे? गुड मॉर्निंग सोनम। मेरे 2 कॉल्स में से पहला जो है वो आईसीआईसीआई बैंक पे एक सेल कॉल है। ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो मार्केट ऊपर जा चुका था, बट स्टॉक अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड करता है। तो जी आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली की सलाह होगी। 1095 का स्टॉप लॉस होगा। ये जुलाई फ्यूचर्स के रेट्स में बता रहा हूँ। 1095 का स्टॉप लॉस होगा और 1040 से लेकर 1030 तक स्टॉक आने की मुझे संभावना नजर आती है। तो आईसीआईसीआई वुड बी अ सेल। और दूसरा जो है जिसमें भारी गिरावट ऑलरेडी देखी गई है, एक पुल बैक देखा गया, वापस एक बार सेलिंग के मौके हैं, वो है डीएलएफ में 190.5 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 171 के टारगेट के लिए बिकवाली की जा सकती है। शुक्रिया शार्दुल जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारा अगला कॉल है simivomik.com की सिमी भौमिक का। उन्होंने भी एक बिकवाली की सलाह दी है जिंदाल स्टील पे। उनका मानना है ये स्टॉक काफी वीक है काफी वक्त से, और कल भी स्टॉक ने एक वीक नोट पे क्लोजिंग दी है। ये गिरावट बनी रहेगी और कमजोरी बनी रहेगी, तो इंट्राडे बेसिस पर इस पे ट्रेड करिए और लक्ष्य रहेगा 204 का। सिंपली तमाम स्टॉक्स हैं जो आज ट्रेड में आप इनमें फोकस कर सकते हैं। लेकिन शरद, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस टाइम पे इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए क्या सही इन्वेस्टमेंट अप्रोच होगा, किस तरह से आप स्ट्रेटेजाइज करने की सलाह देंगे? नहीं, मुझे लगता है इन लेवल्स पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखनी होगी। ऑटोज या ओएमसीज मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे अट्रैक्टिवली प्राइस्ड हैं, जहां आप पोजीशंस बना सकते हैं आफ्टर द रीसेंट करेक्शन। तो ऐसे ही पॉकेट्स आइडेंटिफाई करने होंगे जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक से, और शॉर्ट टर्म प्ले करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके के इवेंट्स हैं, चाहे वो जापान में हो, ब्राज़ील में हो, मिडिल ईस्ट में हो, या आपके यूएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या यूरोप से रिलेटेड, तो वोलेटिलिटी काफ़ी रहने वाली है। तो शॉर्ट टर्म प्ले करना काफ़ी मुश्किल होगा। एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके ये शॉर्ट टर्म ऑब्जर्वेशंस को प्ले आउट करना होगा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओएमसीज में
और ऑटो स्पेस में मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरवेट रख के चलें तो काफ़ी डिसेंट प्रॉफिट्स आने चाहिए लॉन्ग टर्म में। लेकिन बजाज ऑटो खासतौर से आपसे राय लेना चाहूंगा, क्योंकि आज दो बड़ी एफआईआईज यहाँ पर बेरिश होती हुई दिख रही है। जेपी मॉर्गन ने भी अंडरवेट की रेटिंग दी है और सीएलएसए ने बेचकर निकल जाने की राय दी है, और जो कुछ भी इनके चाकन प्लांट में हड़ताल चल रही है, प्रोडक्शन औरंगाबाद में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। बजाज ऑटो बेच देंगे आप शरद? नहीं, मैं नहीं बेचूंगा इस टाइप की, लेकिन मैनेजमेंट की जो रिएक्शन आई है वो थोड़ी सी रिजिड है, जिस तरीके से वो उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ग्रेजुअली रिजॉल्व होना चाहिए और इस डिप को यूज़ करके पोजीशन बनानी चाहिए रादर देन बेचने की। देख लेते किन शेयरों पर आज एफआई ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं। बात कर रहे थे जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है बजाज ऑटो पर अंडरवेट की रेटिंग लक्ष्य 1710 का, और साथ ही सीएलएसए ने भी यहाँ पर बिकवाली की राय दी है। आज मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड करा है टाटा ग्लोबल को, ओवरवेट की रेटिंग दी है और लक्ष्य रखा है इस काउंटर में, जिसे बढ़ाकर उन्होंने 164 रुपए पे कर दिया है। उनका कहना है कि ये कंपनी शायद FY14 में बेहतर नंबर्स डिलीवर करती हुई नजर आएगी और जो ग्रोथ होगी वो इंडस्ट्री औसत से कहीं बेहतर आपको इस कंपनी में देखने को मिले शायद। साथ ही यहाँ पर इन्फोसिस पर रिपोर्ट आई है मक्वारी की तरफ से और अंडर परफॉर्मर की रेटिंग दी है। लक्ष्य काफ़ी इंटरेस्टिंग, 500 और 400 रुपये नीचे यहाँ से 2000 के आसपास के, और उनका ये मानना है कि Q1 के यानी कि अब से कुछ दिनों में जो नतीजे आने वाले हैं, डेट एग्जैक्टली शायद आशीष को ध्यान है आशीष, लेकिन नतीजों के पहले 12 तारीख को, और नतीजों के पहले इन्फोसिस बेचने की राय है। गोल्डमैन सैक्स की एक न्यूट्रल की रेटिंग आई है पंजाब नेशनल बैंक पे, लक्ष्य रखा है 780 का। उनका कहना है जो कमजोर मैक्रो एनवायरनमेंट है और जो एलिवेटेड स्ट्रेस एसेट्स के लेवल्स हैं इस टाइम पे, वो करंट वैल्यूएशंस में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएंगे। इसीलिए उनका मानना है इस काउंटर में आप न्यूट्रल की रेटिंग रखें और 780 के लक्ष्य के लिए आप यहां पे अप्रोच कर सकते हैं। शार्दुल, आईआरबी इंफ्रा पर आपकी राय लूंगा। कल बाजार बंद होने के बाद 55 लाख शेयर और प्लेज किए हैं प्रमोटर्स ने, बेच दिया जाए इस स्टॉक को आज? जी अनिल जी, बिकवाली के मौके हैं। स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग लोअर टॉप लोअर बॉटम साइकिल में दिखाई देता है। 118 से जो गिरावट आई थी वो 86 तक चली, उसके बाद एक स्टॉक ने पुल बैक दिया है 100 रुपए 102 तक। बट आई थिंक आज की न्यूज को देखते हुए मार्केट में बिकवाली हो सकती है। आई वुड एक्सपेक्ट द स्टॉक टू मूव बैक टुवर्ड्स 85-86 ओवर द नेक्स्ट से 8 to 10 ट्रेडिंग सेशंस। तो जी हाँ, बिकवाली के मौके हैं। शरद, ऑयल एंड गैस स्पेस माना जा रहा है आज ट्रेड में फोकस में रहेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं ओएनजीसी दिग्गज काउंटर को आप यहां पे कैसे अप्रोच कर रहे हैं? कि आपको लगता है यहां पे फंडामेंटली अभी और अपसाइड बचा हुआ है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है अपसाइड तो है ये इस पूरी स्पेस में, लेकिन ओएनजीसी आज थोड़ा सा आपको वीक भी मिलेगा इस न्यूज़ के चलते, तो मुझे लगता है उन लेवल्स पे एक्वायर करना चाहिए 380-390 तक के लक्ष्य के लिए। शार्दुल, आपसे जानना चाहूंगा फिर ओएनजीसी आज ट्रेड में किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? पोजीशंस यहाँ पे बनती हुई नजर आएंगी, और मैं आपसे जानना चाहता हूं अगर यहाँ पे खरीदारी करनी है तो कौन से सही लेवल्स होंगे ओएनजीसी के लिए, या फिर आप खरीदारी से दूर रहने या रिफ्रेन करने की ही सलाह देंगे? हाँ देखिए, मैं खरीदारी से रिफ्रेन करने की सलाह दूंगा, बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो बाय द रूमर सेल द न्यूज, तो न्यूज आने के बाद स्टॉक में गिरावट आई है और उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी, हम प्रॉफिट करेंगे। तो क्लियरली दिखाई देता है दैट चार्ट पे भी यही रिफ्लेक्ट हो रहा था। अभी भी दिखता है दैट 295 ये एक ठीक ठाक सपोर्ट लेवल है। जब तक स्टॉक 295 के ऊपर है तब तक मैं समझता हूँ दैट एक इन्वेस्टर के लिहाज से प्रॉब्ली होल्ड कर सकते हैं, बट आई थिंक 295 के नीचे काफी बड़ी गिरावट आ सकती है। आई वुड एक्सपेक्ट द स्टॉक टू रेंज बिटवीन 295 ऑन द लोअर साइड to 335 on the upside over the next month and a half. शरद, टेलीकॉम में 100% एफडीआई वाला मामला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब शायद कैबिनेट के पास नोट जाएगा और वहां से मंजूरी मिलना बाकी। क्या इस खबर के दम पर किसी टेलीकॉम स्टॉक में खरीदारी की राय है? आइडिया, भारती, आरकॉम, या फिर 4G में नए प्लेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए इसे पॉजिटिव समझेंगे कि उनके उतरने के पहले 100% एफडीआई आने की बात कही जा रही है? जी बिल्कुल, ये न्यूज़ तो रिलायंस के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि 100% एफडीआई जो एग्जिस्टेंट प्लेयर्स हैं उसमें से और कोई नहीं हो सकता। आरकॉम सेल आउट के बारे में एक बार सोच लें, तो मुझे लगता है रिलायंस के लिए ये न्यूज़ ज़्यादा पॉजिटिव है। और जहाँ तक स्पेस में खरीदने का सवाल है, मुझे लगता है प्योर टेलीकॉम प्लेस में भारती के अलावा बाकी दोनों स्टॉक्स में वैल्यूएशन इन लेवल्स पे इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। भारती अभी भी अट्रैक्टिव लगता है 350-450 तक के लक्ष्य के लिए। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर एक और स्टॉक है जहां पर आपकी राय लेना चाहता हूं शरद। आज ऑफर फॉर सेल इसका खुल रहा है, 70 रुपए की फ्लोर प्राइस है, 72 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था कल। वैसे तो 700 रुपए के लेवल भी दिखे हैं, लेकिन अब 70 पर आ गया। क्या इन लेवल पर खरीदना बनता है या अब भी ऑफर फॉर सेल से दूर रहा जाए?
नहीं, मुझे लगता है खरीदना बनता है। एक्चुअली पूरी मेटल स्पेस में मुझे लगता है खरीदना बनता है। बहुत जगह बहुत जोर से बीटन डाउन है। हमारा ये अनुमान है कि अगले 3 महीने में ग्रेजुअली चाइनीज डेटा में भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हमें देखने मिलनी चाहिए, जिसका असर ग्लोबली आपको मेटल स्टॉक्स में देखने मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से चाइना का डेटा बहुत वीक आया है, जिसका असर मेटल्स पे अक्रॉस द बोर्ड पड़ा है। तो मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड अगले 3 महीने में आपको अगर प्ले करना है तो मेटल स्पेस काफ़ी पॉजिटिव रहनी चाहिए 3 से 6 महीने। तो उस लिहाज से मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे कोई खास मुझे रिस्क नहीं नज़र आता। ज़्यादातर स्टॉक्स 3-4 टाइम में ऐसे चल रहे हैं जिसमें रियलाइजेशन इंप्रूवमेंट बिल्कुल भी पकड़ी हुई नहीं है। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे बिल्कुल मेटल स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड बाइंग करनी चाहिए। चलिए यहाँ पर कमजोर शुरुआत के संकेत प्री ओपनिंग सेशन से 100 पॉइंट नीचे हम शुरुआत करेंगे। सेंसेक्स पर 45 अंक नीचे होगा। निफ्टी पर इस वक्त 5800 के आसपास की शुरुआत होने के संकेत। निफ्टी के हाई बीटा स्टॉक्स कमजोर रहेंगे। जेपी डीएलएफ जैसे शेयर आज कमजोर होने के संकेत दे रहे हैं। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आने की तैयारी में और आप देख सकते हैं कमजोर शुरुआत होती हुई दिख रही है भारतीय बाजारों की। निफ्टी पर 45 अंक नीचे और सेंसेक्स पर ज्यादा कमजोरी 155 अंकों की कमजोरी सेंसेक्स पर होती हुई दिख रही है। 1% के आसपास की कमजोरी सेंसेक्स और निफ्टी पर 5800 के आसपास इस वक्त निफ्टी आपको नजर आएगा। कमजोर क्या है? हाई बीटा स्टॉक्स पूरी तरह से पिटते हुए। डीएलएफ ने लीड किया है कमजोरी को 3% की गिरावट के साथ। जेपी एसोसिएट इसके ठीक पीछे। मेटल शेयरों में कमजोरी का माहौल है। हिंडाल्को जिंदाल स्टील एंड पावर कमजोर होते हुए दिख रहे हैं और कुछ दिग्गजों में जो बड़े मूव्स आते हैं आईसीआईसीआई बैंक, भेल, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स ऐसे हैं ये 2-2% के आसपास की कमजोरी दिखा रहे हैं। तो साफ तौर पर यहाँ से प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। ऑयल एंड गैस स्पेस साफ तौर पर कमजोर है। ओएनजीसी के अलावा बीपीसीएल निफ्टी का हिस्सा ये भी कमजोर होता हुआ दिख रहा है। मेटल, बैंक, ऑयल एंड गैस ये 3 दिग्गज सेक्टर हैं जो निफ्टी पर दबाव बना रहे हैं। 175 अंक नीचे अब सेंसेक्स हो चुका है, लेकिन रैनबैक्सी कल की तेजी को आगे बढ़ाने की कोशिश। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि 1% की जो मजबूती है काफी हद तक क्लोजिंग एडजस्टमेंट होता हुआ दिखा है, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में रैनबैक्सी ने जिस तरह का उछाल दिखाया था उसे एडजस्ट करने की कोशिश करा है। अंबुजा के लिए हम कह रहे थे कि पॉजिटिव है। अंबुजा 1% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। एसीसी में मामूली नुकसान के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है जो मर्जर की बात कही जा रही है। लेकिन इसके अलावा गैस अथॉरिटी के लिए पॉजिटिव खबरें, जिस तरह से सरकार के बयान आए हैं कि शायद सब्सिडी बर्डन उतना ना आता हुआ दिखे, ये एक पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। रुपए की कमजोरी का फायदा उठाते हुए एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टीसीएस कल तीनों ही कमजोर थे, आज तीनों ही मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग वायदा कारोबार में आइए, सिर्फ 4 शेयर ऐसे हैं जो हरे निशान में, बाकी सारे के सारे स्टॉक्स लाल निशान में शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। तो उससे आपको अंदाजा लगेगा कि वायदा कारोबार के शेयरों में प्रेशर कितना है। हाई बीटा स्टॉक्स ही गिरते हुए दिख रहे हैं। ऑप्टो सर्किट 4% नीचे, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, आईआरबी, पुंज लॉयड, एचडीआईएल, ये सारे के सारे स्टॉक 3 से 4% की तेज गिरावट दिखा रहे हैं। तो वायदा कारोबार में साफ तौर पर रियल एस्टेट स्टॉक्स, इंफ्रा स्टॉक्स कमजोर दिख रहे हैं और ऑयल एंड गैस शेयरों में तो गिरावट है ही। आईओसी 3% कमजोर होता हुआ दिख रहा है। अदानी ग्रुप के शेयर कमजोर है। अदानी एंटरप्राइजेज में 3% की गिरावट है। पावर और एनर्जी शेयर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इस तरह के शेयर, जेपी पावर, ये भी साफ तौर पर कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। टॉप गेनर के तौर पर अगर देखें तो अंबुजा सीमेंट 1% ऊपर, फ्यूचर रिटेल 1% ऊपर, लेकिन बाकी शेयरों में कोई खास बदलाव नहीं। हाँ, एक स्पेस जो पॉजिटिव दिख रही है वो है टेलीकॉम की। भारती, आइडिया, टाटा कॉम, ये सारे के सारे भले ही ज़्यादा नहीं लेकिन 1% की कमजोरी के मजबूती के साथ खुले हैं। बाजार स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। कमजोर शुरुआत, लेकिन 5800 के लेवल को होल्ड करने की अब तक निफ्टी की कोशिश। 5% के नुकसान के साथ निफ्टी, सेंसेक्स 160 अंक नीचे और मिड कैप शेयर भी इतने ही कमजोर। खबरों वाले शेयर कौन से एक्शन में हैं? मिड कैप में देखिए 3-4 परसेंटेज पॉइंट के आसपास ही कमजोरी है। अच्छी बात यह है कि स्मॉल कैप इंडेक्स आज ज्यादा टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो ऑलमोस्ट सपाट रुझान के साथ स्मॉल कैप्स में आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। जो खबरें वालों शेयर हैं, इस कमजोर बाजार में एक पॉकेट है जो आपको हरे निशान के साथ ट्रेड करती हुई नजर आएगी, वो है शुगर स्पेस। मिसाल के तौर पर बजाज हिंदुस्तान जैसा काउंटर जहां पे 1.5% से ज्यादा के अप मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट बलरामपुर चीनी जैसे काउंटर्स में भी हरे निशान के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद इथेनॉल ब्लेंडिंग पे कोई फाइनल फैसला आता हुआ नजर आएगा और माना जा रहा है इन तमाम शुगर कंपनीज के लिए वो पॉजिटिव होगा, इसीलिए इस स्पेस में हम देख रहे हैं अच्छी खरीदारी आती हुई। रैनबैक्सी से कल अभी थोड़ी देर पहले अनिल ने भी हाईलाइट करा, कल ट्रेड में फोकस में था। 1-1.25% के आसपास की यहाँ पे फिर से गेन्स देखने को मिल रहे हैं। नेवली लिग्नाइट, आज से खबरें हैं कि कर्मचारी शायद हड़ताल में जाते हुए नजर आए। 1% के आसपास के अप मूव्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इस बीच आशीष एक स्टॉक जो जबरदस्त एक्शन में दिख रहा है वो है मैंगलोर केमिकल। लगातार भारी भरकम ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही है। पिछले 2 दिनों से स्टॉक काफी सुर्खियों में, बड़े ब्लॉक्स होते हुए दिख रहे हैं। आज अब तक शुरू में 8 बड़ी ब्लॉक डील्स हो चुकी है। एक ब्लॉक डील तो 5% की हुई है और उसके अलावा अगर आप देखें तो लगभग 12-13% हिस्सेदारी मैंगलोर केमिकल की ब्लॉक डील के जरिए बदलती हुई दिख रही है। तो बड़ा एक्शन यहाँ पर वॉल्यूम के लिहाज से होता हुआ दिख रहा है। सारी ब्लॉक डील्स जो 8 हुई हैं 63 रुपए के आसपास हुई है। 62 रुपए 80 पैसे से लेकर 75 पैसे से लेकर 63 रुपए की रेंज में ब्लॉक डील्स हुई है। 8 ब्लॉक डील्स
और एक और ब्लॉक डील अब होती हुई दिखी है 5% की, यानी कि लगातार भारी भरकम ब्लॉक डील्स, लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि 16-17% की हिस्सेदारी अब तक कंपनी की बदलती हुई दिख रही। तो सब यहाँ पर अब एक और ब्लॉक डील, कुल मिलाकर 10 ब्लॉक डील्स इस वक्त हो चुकी है मैंगलोर केमिकल्स में। और मैंगलोर केमिकल में लगभग अब जो ब्लॉक डील हो रही है वो थोड़ी हायर प्राइस पर हो रही है, 64 रुपये के आसपास की ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही है। भारी भरकम वॉल्यूम में लगभग 17-18% की हिस्सेदारी कंपनी की बदलती हुई दिख रही। तो ये एक स्टॉक है जहाँ पर साफ तौर पर एक्शन दिख रहा है और आज सुबह के कारोबार में काफ़ी हद तक बड़ा वॉल्यूम होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में भी मुझे याद है बड़ी डील्स रिपोर्ट हुई थी। रोबोस मार्केटिंग नाम की कंपनी ने इस कंपनी में एक सिग्निफिकेंट चंक खरीदा था और आज भी यहाँ पे गतिविधि बरकरार देखने को मिल रही है। लेकिन जो खबरों वाले शेयर है उसमें हिंदुस्तान कॉपर 1.25% के आसपास की कमजोरी के साथ ओएफएस आज बाजार में खुला है, 70 का फ्लोर प्राइस है। बजाज ऑटो आज फिर से कमजोर है, 1% के आसपास की कमजोरी। जो स्टैंड ऑफ है, जो दिक्कतें हैं चाकन प्लांट को लेकर अभी भी कंटिन्यू होती हुई आपको नजर आएंगी। ऑयल एंड गैस स्पेस जैसे हम सुबह से मेंटेन कर रहे थे, कमजोरी के साथ ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो आपको ओएनजीसी में करीब 2.25% के आसपास, ऑयल इंडिया में करीब 1% के आसपास की कमजोरी है। लेकिन यहाँ पे महिंद्रा लाइफ स्पेस जैसे काउंटर्स, यहाँ पे कुछ खरीदारी की बात सामने आई है, 1% के आसपास की तेजी। लक्ष्मी ओवरसीज प्रमोटर्स ने कुछ खरीदारी करी है, कुछ बैठक भी आने वाली है कंपनी की, 2% के आसपास के अप मूव्स इस काउंटर में देखने को मिल रहे हैं। तो तमाम स्टॉक्स हैं जो खबरों के चलते आज ट्रेड में फोकस में आते हुए नजर आ रहे हैं। और इनफैक्ट मैंगलोर केमिकल्स अब 2.5% के आसपास की तेजी दिखाता हुआ। लेकिन शार्दुल, आपसे जानना चाहूंगा, निफ्टी में 5799 के 5800 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इन लेवल्स पे अब आप निफ्टी में कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे? देखिए, बिकवाली की स्ट्रैटेजी होगी। मैं सोमवार को अनिल जी के साथ जब फ्यूचर एक्सप्रेस शो में था तभी भी मैंने सेल की ही राय दी है। 5920 का स्टॉप लॉस था, फॉर्चुनेटली वो स्टॉप लॉस होल्ड करके मार्केट नीचे आ चुकी है। मैं अभी भी यही सलाह दे रहा हूँ दैट जो पुल बैक आया था वो स्पेसिफिक स्टॉक्स में आया था। अगर आपको मिसाल के तौर पर बताऊं तो BSE मिड कैप इंडेक्स को अगर आप देखते हैं तो बहुत ही बड़ा हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन दिखाई देता है। इट इज नॉट अ ब्रॉड बेस्ड रैली। सिर्फ 5 स्टॉक्स इंडेक्स को जब खींचते हैं तो दिखाई देता है दैट इट इज नॉट अ ब्रॉड बेस्ड मार्केट। तो इसलिए मैं अभी भी यही सलाह दूंगा कि 5800 या 5700 के पुट्स खरीदिए। जुलाई महीने में अच्छा खासा फायदा हो सकता है। अभी भी लग रहा है दैट 5500, 5450 के रेट्स जुलाई के महीने में आ सकते हैं। और इस बीच मैंगलोर केमिकल पर एक बड़ा अपडेट आता हुआ, जो इतनी भारी भरकम हिस्सेदारी बदलती हुई दिख रही, वो खरीदारी की है जुआरी इंडस्ट्रीज ने। और जुआरी इंडस्ट्रीज इसी स्पेस की कंपनी, फर्टिलाइजर स्पेस की ही कंपनी है, बिरला ग्रुप की एक कंपनी है। और यहाँ पर इन्होंने हिस्सेदारी, और इंटरेस्टिंग बात यह कि पहले भी इस तरह के इंडिकेशंस आए थे कि जुआरी इंडस्ट्रीज मैंगलोर केमिकल को खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकती है। विजय माल्या ग्रुप की कंपनी है मैंगलोर केमिकल, और जिस तरह से ग्रुप फाइनेंशियल दिक्कतों में काफ़ी लंबे समय से ये अटकलें चल रही थी कि शायद ये इस कंपनी में अपनी स्टेक वो बेचते हुए नजर आए। और फिलहाल जुआरी एग्रो केमिकल्स जो यहाँ पर कंपनी है, इन्होंने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है, ये खबरें आती हुई दिख रही। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, चेंज ऑफ मैनेजमेंट का और बड़ी हिस्सेदारी बदलने का ये होता हुआ दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आगे इसके और रिपरकशंस होंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये बड़ा अपडेट इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। शरद, आप ट्रैक करते हैं दोनों स्टॉक को, मैंगलोर या फिर जुआरी को, और क्या राय होगी इस डेवलपमेंट पर? नहीं, मुझे मैंगलोर तो मैं बहुत डिटेल में नहीं ट्रैक करता, लेकिन जुआरी मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। अक्रॉस द फर्टिलाइजर स्पेस और केमिकल पेस्टिसाइड स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग है इन लेवल्स पे। वहाँ पे हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वीकनेस एक्सपेक्टेड है। और इस बार का मॉनसून भी ठीक है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी केमिकल डिमांड और स्पेशलिटी केमिकल डिमांड काफ़ी रोबस्ट रहनी चाहिए इंडिया में। तो मुझे लगता है अगर ये एक्विजिशन ये करते भी हैं या सिर्फ स्ट्रैटेजिक इंटेंट से भी स्टेक लेते हैं तो जुआरी के लिए इसको पॉजिटिवली व्यू किया जाएगा। तो हो सकता है यहाँ से जुआरी में आपको बहुत अच्छी उछाल न्यूज़ के बेसिस पे भी मिले, और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स के बेसिस पे भी मुझे लगता है ये पूरी स्पेस अभी काफ़ी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। चलिए, न्यूज़ और फंडामेंटल्स के बेसिस पे जुआरी इंडस्ट्रीज अट्रैक्टिव नजर आता है। गीतांजलि जेम्स आज फिर से 5% के लोअर सर्किट पे लॉक्ड है। IRB इंफ्रा, जहाँ पे प्रोमोटर्स ने अतिरिक्त शेयर प्लेज करें, 4.5% अभी काउंटर कमजोर हो गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अगले महीने माना जा रहा है यहाँ पे सरकार विनिवेश करती हुई नजर आएगी। इस काउंटर में भी आज हम देख रहे हैं करीब 3% के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन शार्दुल, आपसे मैं खास तौर पे बात करना चाहूंगा शुगर स्पेस पे। बजाज हिंदुस्तान जैसे काउंटर्स में एक अच्छा अपमूव कमजोर बाजार में देखने को मिल रहा है। स्पेशली बजाज हिंदुस्तान, ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है और आपको लगता है यहाँ पे इस काउंटर में खरीदारी करनी चाहिए? में खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी, बिकॉज अभी भी अगर आप देखते हैं तो जी हाँ, आज ठीक ठाक मूव आया है, बट ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो स्टॉक 22-23 रुपए से सीधा अभी 15 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोअर टॉप लोअर बॉटम साइकिल है। आप कौन सा भी टाइम फ्रेम देखिए, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, कौन से भी टाइम फ्रेम में स्टॉक एक अप ट्रेंड में नहीं है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट वन शुड लुक एट बाइंग इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट दिस प्राइस।
लेकिन भाविन, बैंक निफ्टी पर आपसे राय लेना चाहूंगा। जबरदस्त कमजोरी दिख रही है, 0.25% बैंक निफ्टी कमजोर है निफ्टी की 1% की कमजोरी के मुकाबले में। क्या करेंगे आप? जी, एक हेजिंग स्ट्रैटेजी ज़रूर अपनाना चाहेंगे। रीज़न ये रहेगा कि पीएसयू फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंकिंग स्पेस जो है पूरे बैंक निफ्टी में, वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में शॉर्ट्स हुए थे, रोल भी हुए हैं, फिर बाद में कवरिंग देखी गई ये पिछले 300 पॉइंट के मूव में, कल वापस शॉर्ट्स रीइंस्टेट होते हुए दिखे हैं। तो यदि कोई इन्वेस्टमेंट एंगल से किसी ने लेके रखा है या पोजिशनल ट्रेडिंग के एंगल से अगर लॉन्ग पोजीशन बना के रखी है तो बिल्कुल हेजिंग करके रखे। इंडेक्स का हेज की तरह से इस्तेमाल करना एक योग्य माना जाता है, तो हेज करके चलने की सलाह रहेगी। पुट्स बाय करने की सलाह देते हैं हम। शार्दुल, दो काउंटर्स निफ्टी में आज सबसे ज्यादा कमजोर भी हो चले और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में खबरों में भी थे और दबाव भी इन काउंटर्स में देखने को मिला है। आईडीएफसी जो आज 3.5% के आसपास कमजोर हो गया है। जयप्रकाश एसोसिएट्स, इसमें भी हमने देखा है 3% से ज्यादा की कमजोरी है। हालांकि फंडामेंटल्स को लेकर काफी चिंताएं जताई जा रही थी जेपी एसोसिएट्स के, लेकिन काफी हद तक अब माना जा रहा था वो प्राइस में है। इन दोनों काउंटर्स में आपकी क्या रणनीति होगी, कैसे ट्रेड्स इनिशिएट करने की सलाह होगी? देखिए, आईडीएफसी बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा और आगे जाते हुए उनको मिल सकता है। इसके ऊपर आया था, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। बहुत ही बड़ा हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन आईडीएफसी में भी दिखाई देता है। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज दैट ओवरऑल इन द लॉन्गर रन आईडीएफसी ट्रेड्स एट अराउंड 115 to 110 लेवल्स। तो बिकवाली करने की ही सलाह होगी। मुझे लगता है दैट स्टॉक में काफी भारी गिरावट आने की संभावना है। और दूसरा जो है जेपी एसोसिएट्स, जिसमें ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है और भी आने के संकेत दिखाई देते हैं। चार्ट में अगर देखते हैं तो अच्छा खासा मौका है अभी शॉर्ट करने के लिए। ऊपर में 57.5 का एक स्पॉट लेवल्स की बता रहा हूं मैं, 57.5 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे वापस एक बार स्टॉक 51 या 49 के आसपास जाने की मुझे संभावना नजर आती है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोअर टॉप लोअर बॉटम है। मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी बताते हैं दैट इन लेवल से गिरावट आने की काफी बड़ी संभावना है। इस बीच में करेंसी मार्केट पर डालिए नजर। यहाँ पर कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है, सेंटिमेंट खराब करने वाला एक और फैक्टर आपके सामने। रुपया 60 के इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे, वो है 5800 का। दोनों ही इंटरेस्टिंग लेवल पर, और दोनों ही लेवल्स आप ऐसे हैं जो शायद आशीष देखना नहीं चाहेंगे स्क्रीन पर। लेकिन क्योंकि हम रुपए की कमजोरी की बात कर रहे हैं, शरद आपसे आईटी एज अ पैक पे बात करना चाहूंगा। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही है, माना जा रहा है इन्फोसिस के रिजल्ट्स बेहद कमजोर होंगे, गाइडेंस को काफी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हुए नजर आएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं स्पेस को कैसे अप्रोच करें। एक तरफ रुपया लगातार कमजोर हो रहा है जो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है तमाम कंपनीज के लिए, दूसरी तरफ काफी सारी दिक्कतें, डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी सॉफ्ट है, इमिग्रेशन बिल को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। तो इन्फोसिस और टीसीएस जैसे दिग्गज काउंटर्स को आप कैसे अप्रोच करेंगे? जी, बेसिकली रुपये की डिवैल्यूएशन का ज़्यादातर फ़ायदा एचसीएल टेक और इन्फोसिस को मिलता है। टीसीएस में चूँकि उनके फंड्स बराबर उनकी पोजीशन हेज की रहती है, तो अब नॉर्मल मूवमेंट अगर रुपये में होता है तो उनको नुकसान ही होता है उससे। तो मुझे लगता है इस क्वार्टर के नतीजों में रुपये की डेप्रिसिएशन का फ़ायदा ज़्यादा करके एचसीएल टेक और इन्फोसिस के रिजल्ट्स में देखने मिलेगा। इन्फोसिस के तिमाही के नतीजे ख़राब रह सकते हैं, जिस तरीके की रीऑर्गेनाइजेशन की हिंट वो लोग दे रहे हैं लगातार। लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्फोसिस इन वैल्यूएशंस पे अट्रैक्टिव है और इन वैल्यूएशंस पे बेचने की सलाह तो नहीं है। एचसीएल टेक हमारी टॉप पिक होगी स्पेस में, जहां हमें लगता है यहाँ से भी अभी 100-125 रुपए और एप्रिसिएशन होने की उम्मीद की जा सकती है। चलिए, वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। यहाँ पर शरद, शार्दुल और भाविन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। बाजार ने कमजोरी के साथ शुरुआत की और 5800 के लेवल के आसपास अब ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं।